आज़ादी के बाद में पीएसयू का कॉन्सेप्ट लाया गया तो उसके पीछे क्या ख्याल थे, क्या विजन थे? कमीशन और पीएसयू में क्या फर्क होता है? क्या खान पान को या फिर कल्चर को एक दूसरे को अडॉप्ट करा गया तो वो भी कहीं ना कहीं फाइनेंस को, इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के लिए यूजफुल होता है? जो ऑब्जेक्टिव तय करे गए थे और स्पेशली सोशियो इकोनॉमिक ग्रूमिंग का एक लक्ष्य हमने तय किया था जब पीएसयू का कॉन्सेप्ट लाया गया, वर्तमान में हम उस लक्ष्य को हासिल करने के पैमाने पे कहाँ खड़े हैं? ये सारा का सारा जो पर्पज है, मकसद है, एक संवाद स्थापित करना है। दुनिया में सबसे बड़ा हथियार है संवाद, शेयरिंग ऑफ नॉलेज। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त राजेश चौधरी। आज हमारे स्टूडियो में एक बेहद खास शख्सियत श्री विपिन कुमार भारती सर हैं हमारे साथ। एक पहल इन्होंने करी, एक शुरुआत इन्होंने करी है 1947 यानी कि आज़ादी के वक्त के लड़खड़ाते भारत का एक सफ़र जो रहा है आज के सशक्त भारत बनने तक का, उसकी झलक दिखाने की। किन दौर से होकर गुजरना पड़ा, किन कठिनाइयों से जूझना पड़ा, किन जोखिमों को उठाना पड़ा, तब जाके उस वक्त का कमज़ोर भारत आज एक सशक्त भारत बना है। उसके बारे में जानकारी का पूरा एक पिटारा लेके हमारे साथ हमारे स्टूडियो में अपना बेशकीमती वक्त साझा करने आए हैं सर के परिचय के बारे में कहने के लिए तो मेरे पास एक पूरा समुंदर है, लेकिन फिर भी सर आपकी इजाज़त के साथ मैं अगर परिचय के लिए मैं गागर में सागर समाने की कोशिश करूं तो एक प्रोफेशनल चेहरे के तौर पर सर ओएनजीसी के मेहसाना एसेट में, मेहसाना सीटीएफ में इंस्टॉलेशन मैनेजर के कार्यभार को संभाले हुए और एक सार्वजनिक चेहरे के तौर पर भी ये ओएनजीसी में जाने जाते हैं। वर्तमान में ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित चेयरमैन पर ये सुशोभित हैं। सन 2014 से लेकर 2018 के बीच में भी इन्होंने एक सार्वजनिक चेहरा बन के एस्टो यानी कि एसोसिएशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल ऑफिसर्स पर सेक्रेटरी के पदभार को संभाल के उन्होंने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। सर के जो अवार्ड्स हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास। सर ने 2019 में थाईलैंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी NPRU के द्वारा आयोजित 9वीं इंटरनेशनल आर्ट एंड कल्चर नेटवर्क कन्वेंशन में सर को अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार के साथ आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने का सर्टिफिकेशन भी हासिल है। 2019 में ही मेरठ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लीडरशिप समिट में सर को ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड से भी नवाजा गया। राष्ट्रीय अंबेडकर डिग्निटी अवार्ड के साथ इनको 2019 में नवाजने के बाद में मानवीय मूल्यों को प्रमोट करने के लिए ग्वालियर में इनको वर्धा पुरस्कार से भी नवाजा गया। संवैधानिक एवं वैज्ञानिक मूल्यों पर 2021 मार्च में सर ने गांधीनगर में अपनी पहली राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी करवाया, जो विकसित भारत निर्माण नाम की, जो जिनके ये खुद एक फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, उसके तत्वावधान में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया गया था। सामाजिक फ्रंट पर इनके योगदान के लिए भी एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास, और तो और ये एक प्रोफेशनल व्यक्तित्व के तौर पर भी पूरे ओएनजीसी में जाने जाते हैं। वर्तमान में जैसे मैंने आपको बताया कि ओएनजीसी के मेहसाना एसेट में ये एक इंस्टॉलेशन मैनेजर के पद पर कार्यभार संभाले हैं। 2021-22 में मेहसाना सीटीएफ और NKGGS2 का जो नेतृत्व है जिन्होंने किया, उसी के चलते दोनों ही एसेट को द बेस्ट इंस्टॉलेशन अवार्ड का भी खिताब हासिल करने का मौका इन्हीं के नेतृत्व में मिला। ऑयल डिस्पैच क्वालिटी को बेहतर करते हुए सर ने वाटर कट को 3% लाकर, जो पिछले कई सालों में अपने आप में एक श्रेष्ठ रिकॉर्ड था, सर ने बनाया। पेट्रो टेक इंटरनेशनल इवेंट 2014 दिल्ली में इन्हीं के द्वारा कंपोज्ड एक गाना जो ऊर्जा पर आधारित था, गाने का नाम भी ऊर्जा रहा है, उस गाने को इन्हीं की बदौलत बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड भी हासिल हुआ। और भी न जाने कितनी उपलब्धियां सर के नाम है, जिसकी एक पूरी लंबी लिस्ट है मेरे पास, पर समय के अभाव के चलते सर मैं आपकी इजाज़त के साथ में मैं चाहूँगा, पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि चाय पे चर्चा सर के साथ हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि एक आइडिया है इनके पास, मैं हूँ भारत नाम की एक सीरीज़ लाने का। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या है ये आइडिया मैं हूँ भारत का? आप हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय मित्र राजेश सरन जी। और आपने तो इतनी बातें बोल दी, मैं तो एक सामान्य सा एक नागरिक अपने आप को मानता हूँ, और हर समय दिल में बस एक ख्वाहिश रहती है कि अपनी तरफ से एक सकारात्मक कार्य किया जाए जिससे समाज और राष्ट्र के किसी भी काम आ सकूँ। तो आपने बहुत ज़्यादा तारीफें करी, तो मैं बड़ा ही सराहना कर रहा
जो आपने पूछा है कि क्या मैं हूँ भारत का जो कंसेप्ट मैंने शेयर किया था आपसे, एक्चुअली जिंदगी के पड़ाव में आगे बढ़ते हुए प्रोफेशनली, कल्चरली, सामाजिक फील्ड में, हर एक तरह की फील्ड में जब अलग अलग तरीके से काम करने का मौका मिला, पूरे भारत को जानने का मौका मिला, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर हम देखेंगे, या गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, अलग अलग जगह जाने का, अलग अलग कार्यक्रमों को भागीदारी करने का मौका मिला, तो एक मन में कहीं ना कहीं सवाल पैदा होना शुरू हुआ कि हमारा देश कितना समृद्ध है, कितना डाइवर्सिफाइड है, कितने अलग अलग कल्चर, अलग अलग तरह की हमारी खूबसूरती है, भौगोलिक रिचनेस है, कल्चर रिचनेस है, भाषा रिचनेस है, और इन सबको मिलाते हुए और फिर भी भारत में जब इतिहास भी हम पढ़ते हैं तो अलग अलग पड़ाव से हमारा देश गुजरा है, बहुत डाउन में गया है, गुलामियाँ झेली हैं, और इन सबको पूरा करते हुए 1947 में आज़ाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, और आज हम 2024 में खड़े हैं। तो एक पूरी एक लंबी कहानी है कि अगर भारत इस पूरे हिस्ट्री को अपना महसूस करके आज का एक भारत कुछ अपनी आवाज़ निकालेगा, अपने नागरिकों को एक संदेश देना चाहेगा, बताएगा कि मैं हूँ भारत, मैं ये हूँ, तो वो किस तरह से होगा, एक ऐसा विचार था। तो उस विचार के परिणाम स्वरूप ही आज आपके बीच आके बैठे हैं कि कम से कम इस विचार को हम लेके आते हैं हम सबके बीच, और मैं हूँ भारत, भारत की एक आवाज़ के तौर पर, कि जो आज का एक भारतीय होने का जो मुझे गर्व है और हम सबको गर्व है, वो भारत जिसके अंदर पोटेंशियल है पूरी दुनिया का एक लीडर बनने का, उसके सारे अप डाउन्स पे हम कहीं ना कहीं चर्चा करें, कहीं ना कहीं इन बातों को हम महसूस करें कि वो पड़ाव क्या रहे हैं, आज़ादी का वो पीरियड कैसा रहा, गुलामी का पीरियड किस तरह से रहा, हम वहाँ से कुछ सीखें, क्योंकि इतिहास हमेशा सीखने के लिए होता है। बहुत महान लोगों ने कहा है कि हमें इतिहास से प्रेरणा लेनी चाहिए। इतिहास में जो चीज़ें हम उस सब, क्योंकि बदल तो नहीं सकते इतिहास को, इतिहास बदलने के लिए कभी है ही नहीं। इतिहास है उसको समझने के लिए कि जो चीज़ें अधूरी वहाँ रह गई, जो गलतियाँ वहाँ पे हुई या जो अच्छी चीज़ें हुई, दोनों को सीखा जाए, वर्तमान में इम्प्लीमेंट किया जाए, एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जाए। तो इसी कंसेप्ट के नाते ये आइडिया है कि मैं हूँ भारत, एक आवाज़, एक भारत की आवाज़ के तौर पर हम जनता के बीच अलग अलग मुद्दों पर भारत क्या सोच रहा है वो रखें। ओके सर, आपका इतना खूबसूरत सा, और मैं यूँ कहूँ कि ये नोबल सा कार्य आप शुरुआत करने जा रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि मुझे वो मौका मिले अपना एक पहला सवाल पूछने का। सवाल मेरा ये रहने वाला है कि जैसे कि हम भारत की बात करने वाले हैं, तो भारत के ही कुछ सार्वजनिक उपक्रम हैं, जिसमें से एक है ONGC, उसका हिस्सा मैं हूँ, और हमारे ही जैसे कुछ 365 के आसपास टोटल PSUs। तो आज़ादी के स्तर से आज़ादी के वक्त से पहले एक भी PSUs का सृजन नहीं करा गया था। तो उसके बाद में जो आज़ादी के बाद में PSUs का कॉन्सेप्ट लाया गया, तो उसके पीछे क्या ख्याल थे, क्या विजन थे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका पहले ही सवाल एक ऐसे शब्द को लेके है जिस शब्द के चारों तरफ हमारी खुद की जिंदगियाँ गुजर रही हैं। मुझे गर्व है कि भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर ONGC का हम हिस्सा है। तो हमें पहले अपने ही बारे में जानना चाहिए कि भारत में PSU कंसेप्ट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सार्वजनिक उपक्रम का ये कंसेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया, और इसका क्या, इसकी यात्रा रही है, क्या जर्नी रही है। देखिए, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, आप सभी, हम सभी जानते हैं कि एक लंबे गुलामी के पीरियड से हम लोग निकले, और वो इस तरह का एक पड़ाव था, इस तरह का पीरियड था कि जिसमें काफ़ी स्तर पर आर्थिक तौर पर देश बहुत बेहद ही कमज़ोर हो गया था। हमारे संसाधनों का पलायन यहाँ से हुआ, और हमारे जो खुद की उत्पादन की क्षमताएं, हमारी जो खुद की एक हमारे नागरिकों की क्षमताएं थी खेती को लेके, और बाकी अलग अलग प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट को लेके, सारे हमारे हाथों से हमारे क्रिएशन निकल गए थे, और हमें कंज्यूमर की तरह ही थे। तो एक बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी हमारे उन नीति निर्माताओं, महान लोगों के ऊपर, कि अब इस राष्ट्र को, इस भारत को, जिसका एक बहुत ही विशाल इतिहास है, इसको यहाँ से विकास के रास्ते पर एक अलग ही समृद्ध भारत की तरफ बनाने की तरफ कैसे लिया जाए। तो उस पड़ाव में जहाँ एक तरफ संविधान बनने की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें सारे नीति नियम, शासन व्यवस्थाएं, न्यायिक व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी, लोगों में किस तरह से हम सारे वर्गों, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत में जो सामाजिक डिफरेंसेस हैं, सामाजिक विविधताएं हैं, अलग अलग तरीके से आर्थिक तौर पर लोग कमजोर हैं, लोगों में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाई अंतर हैं, और कुछ बहुत सारे ऐसे कारणों से भी एक दूसरे के प्रति सामाजिक भेदभाव से भी भारत शिकार रहा है। आगे उस पीड़ा का जो दौर हम लोगों ने जिया है,
तो इस तरह के भारत को एक साथ लेके कैसे आगे बढ़ा जाए, तो उसमें संविधान बनाने की निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। साथ ही साथ दूसरा सबसे बड़ा सवाल था कि हमारी आर्थिक नीति कैसी होगी, क्योंकि बिना अर्थ के कोई भी व्यवस्था नहीं चल सकती। किसी भी समाज को, किसी भी समाज से ही देश मिलकर बनता है। और देश को अगर हम एक संगठनात्मक तरीके से चलाने की बात करते हैं तो उसकी जो आर्थिक नीतियां हैं, इकोनॉमिक मॉडल है, वो सारे लोगों को कैसे कवर करे, ये सबसे बड़ा सवाल था। उस दौरान भी एक पीएसयू कंसेप्ट का हमारे नीति निर्माताओं के दिमाग में एक हल आया कि एक हल हो सकता है। बट वो भी कैसे आया, जब इन मुद्दों पर चर्चा हो रही थी आर्थिक पहलू पे, तो बहुत सारे लोगों ने जो उस समय के सभी ने अपने अपने विचार दिए। कुछ लोगों ने कहा कि हमें पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ चलना चाहिए, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में है वो विकसित बन गए हैं। कुछ लोगों ने कहा हमें सोशलिस्टिक पैटर्न अपनाना चाहिए जो रशिया में है या और सारे काफ़ी कंट्रीज में है। कुछ ने कहा कम्युनिज्म लेना चाहिए। तो ये अलग अलग तरह के जो इकोनॉमिक मॉडल होते हैं, 3-4 तरह के, सब अलग अलग तरीके से बात रखी। बट भारत के लोग उस समय के जो हमारे महान लोग हैं, जिनको सैल्यूट करता हूँ, जिनमें आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, नेहरू साहब हैं, और भी बहुत सारे लोग संविधान सभा में थे। इन सब के दिमाग में एक अलग ही सवाल चल रहा था कि हर एक तरह का इकोनॉमिक मॉडल एक पर्टिकुलर सोसाइटी, पर्टिकुलर समाज या एक ही टाइप के लोगों को कवर कर पा रहे हैं, बाकी हमें पूरे भारत को लेके चलना है। तो हमारे लिए क्या बेस्ट है, क्योंकि अगर हम पूंजीवादी व्यवस्था लेके चलते हैं तो पूंजीवादी व्यवस्था में सबसे पहली बात है कि जो प्रोडक्शन का काम है वो पूरा का पूरा एक जो बिजनेस ओरिएंटेड होगा उन्हीं के हाथों में रहेगा। और इतने सारे लंबे गुलामी के पीरियड के बाद में हमारे खुद के बिजनेसमैन भी अपने दम पर इस अवस्था में नहीं थे कि पूरे भारत को एक आर्थिक दिशा में एक लंबी गति प्रदान कर दें। अगर सोशलिस्टिक पैटर्न में जाए, सोशलिस्टिक तो हमारा संविधान अपने आप में है ही, आर्थिक गति को भी अगर हम ऐसे ही फिक्स कर देंगे तो उसमें फिर कॉम्पिटिटिवनेस की कमी आ जाएगी लोगों में। और कहीं ना कहीं ये जो एक रोल आउट है, एक किक ऑफ है इकोनॉमी का, उसे शुरू करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कम्युनिज्म का तो आप पता ही है, वो एक सोशलिज्म का एक बड़ा स्वरूप है। तो ऐसा क्या किया जाए, तो महान लोगों ने डिसाइड किया कि भारत के लिए सबसे बेस्ट क्या है, मिक्स इकोनॉमी मॉडल, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें हम बहुत सारे ऐसे सेक्टर, बहुत सारे ऐसे कोर सेक्टर्स जो डायरेक्टली एक सिटीजन, एक नागरिक के जीवन को प्रभावित करते हैं, राष्ट्र की संप्रभुता को प्रभावित करते हैं, वो सारे के सारे उत्पादन के ऐसे ऐसे जो सेक्टर जहां बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, वो सारे स्टेट के कंट्रोल में हो और कुछ ओपन किए जाएं आम ट्रेडिंग के लिए, आम बिजनेस के लिए, बाकी लोगों के लिए, और बहुत सारा जो स्टेट कंट्रोल है वो स्टेट के हाथ में लिया जाए। तो मिक्स इकोनॉमी का मॉडल हमारे यहाँ लाया गया। अब इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1947 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया, पहली बार चर्चा हुई। उस चर्चा के दौरान पीएसयू का कंसेप्ट कहीं ना कहीं रोल आउट करने लगा, बट अभी भी पूर्ण रूप से नहीं आया। और भारत की आज़ादी के बाद हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट आया था, आप जानते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना चली गई, धीरे धीरे कहीं ना कहीं 1-2 उपक्रम ऐसा स्टार्ट हुआ, बट एक पॉलिसी के तौर पर हम लोग अभी भी इस कंसेप्ट को लागू नहीं किया था। सेकेंड पंचवर्षीय योजना में जब 1955 के बाद लागू हुई, 1956 में सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया, वहां पे पीएसयू को एज ए पॉलिसी कि भारत में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के नाम से बहुत सारे उपक्रम बनाए जाएंगे जिनको स्टेट यानी कि भारतीय माननीय भारत सरकार कंट्रोल करेगी और उस माध्यम से हम अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। और हमारी खुद की जो महान कंपनी ओएनजीसी एज ए कमीशन 1956 में स्थापना हुई, तो वो जो एक पड़ाव था वहाँ पे पीएसयू की स्थापना और एक बड़े सपने के साथ पीएसयू लॉन्च हुई। ओके, पीएसयू को लॉन्च करा गया। सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन जो था हमारे सामने खड़ा हुआ था मुंबई, उससे पार पाने के लिए हमने पीएसयू को लॉन्च करा सर। अब मेरा सवाल सर आपसे ये है कि ये जो 2 डिफरेंट स्ट्रीम थी, लाइक हमें एक तरफ काम करना था सामाजिक पिछड़ेपन से पार पाने के लिए, दूसरी तरफ आर्थिक पिछड़ेपन से काम पार पाने के लिए, क्या सर ये जो सामाजिक ग्रूमिंग और इकोनॉमिक ग्रूमिंग जो था, इनका आपस में भी कोई इंटर रिलेशन था उस वक्त? मैं समझ रहा हूँ आपका सवाल। आप कहीं ना कहीं यही बोलना चाह रहे हैं कि क्या वास्तव में सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ है और क्या दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया गया, कॉम्प्लीमेंट किया गया। सामाजिक विकास से आर्थिक विकास कैसे? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। हाँ, देखिए जैसे पीएसयू हमारे माननीय भारत सरकार के द्वारा संचालित होते हैं, तो सबसे पहला जो मैं बोलता हूँ कि सामाजिक दृष्टि से सबसे पहला क्या बदलाव लाया गया, जब माननीय भारत सरकार द्वारा संचालित है तो यहाँ की जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज हैं वो सारी की सारी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन माननीय भारत सरकार के हिसाब से सारे वर्गों को प्रतिनिधि देते हुए लागू की गई। उसके फलस्वरूप देश के बहुत सारे
ऐसे समुदाय जिनको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के माध्यम से चिन्हित किया गया है, जो सामाजिक और शैक्षणिक तौर से पिछड़े थे, उनको एक मौका मिला। मौका मिलने के बाद पहली बार उनके घरों में एक राष्ट्रीय स्तर की कंपनीज में आने का मौका मिला। मौका मिलने के बाद जब एक व्यक्ति वहां से सिलेक्ट हुआ तो खुद का उनका विकास हुआ, जिस परिवार से आए उस परिवार का विकास हुआ, और जहां समाज से रिप्रेजेंट कर रहे थे उस समाज के, क्योंकि जो रिजर्वेशन है वो भी एक पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेशन के आधार पर दिया गया है, तो उस पूरे समाज को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो एक रिक्रूटमेंट से कितने सारे लोग प्रभावित थे, वो सामाजिक स्तर से अपलिफ्ट हो गए। अब सामाजिक स्तर से उनका स्टैंडर्ड बढ़ा, बट साथ ही साथ जब इतनी बड़ी कंपनी का हिस्सा बनते हैं तो उनके पे स्केल्स उस स्टैंडर्ड्स के रहे, एक अच्छे स्तर का उनको उनकी आमदनी बढ़ी, तो उनके हाथों में उनके पास में और पैसा है। वही पैसा जब वो मार्केट के अंदर खर्च करने गए तो जहाँ पे रहते थे, सपोज मैं हम यहाँ पे गुजरात महसाना में ओजीसी में कार्य करते हैं, तो जितने भी एम्प्लॉई है यहाँ के, अब नेचुरली है कि उनका मेजोरिटी ऑफ जो इनकम है आसपास के क्षेत्र में खर्च होने वाला है। जब खर्च होने वाला है तो यहाँ के जो लोकल सप्लायर्स हैं, यहाँ की जो दुकानें हैं, यहाँ की जो शॉप्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ी। उनकी डिमांड बढ़ी तो उनका उत्पादन बढ़ा। उनके उत्पादन बढ़ने से फिर वहाँ पे लोकल रोजगार डेवलप हुआ। तो देखिए किस तरीके से एक कंसेप्ट ने साइकिल है पूरा। ये जो आप पूछना चाह रहे थे, सोशली और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से दोनों इकोसिस्टम को फायदा दिया है, पहला। दूसरा, भारत के, आपको विविधता वाला मैंने बात आपको बताया कि कितना हमारा देश डाइवर्सिफाइड है, ये बहुत गर्व की बात है। तो इन उपक्रमों में, पीएसयूज में, एक हमारे एम्प्लॉई जम्मू कश्मीर से आ जाता है, एक एम्प्लॉई केरला से है, एक राजस्थान से आप है, मैं यूपी से हूँ, गुजरात से हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं। पूरा का पूरा भारत एक पब्लिक सेक्टर की एक यूनिटी में बस रहा है। तो कितने जबरदस्त लेवल पे कल्चरल एक्सचेंज हुआ है। दूसरा जबरदस्त फायदा हुआ है। कल्चर एक्सचेंज का क्या बेनिफिट है? हाँ, कल्चर एक्सचेंज से इतना सबसे बड़ा बेनिफिट है कि भारत की जो एक संचार फीलिंग्स है, हमारी इनर फीलिंग, राष्ट्रीय भारतीय होने की फीलिंग्स, वो एक्सचेंज हुई एक दूसरे में। हमने साउथ के कल्चर को देखा अपने सामने, उसको, उसके कल्चर में क्या ब्यूटी है, क्या खूबसूरती है, करीब से जाना, और एक नॉर्थ के व्यक्ति ने उसको एक्सेप्ट किया, अडेप्ट किया, उसमें हिस्सा लिया। साउथ वाले जो हमारे सम्मानीय नागरिक हैं, उन्होंने नॉर्थ या वेस्टर्न या अपने नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट हैं उनके कल्चर को करीब से देखा। जब करीब से जानने का मौका मिला, साथ बैठे एक दूसरे के कल्चर को शेयर किया, खान पान को शेयर किया, रहन सहन को शेयर किया, तो एक राष्ट्र के तौर पर जुड़ते चले गए। इस कल्चर एक्सचेंज से भारत का जो एक जो हमारा सदियों से एक सपना रहा है कि पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया जाए, ये कार्य किया है। तो ये एक जबरदस्त सेकंड जो मैंने बताया कि बेनिफिट रहा है इससे। तो खान पान को और संस्कृति को इन्होंने एक्सचेंज करा, कॉम्प्लीमेंट भी करा और अप्रिशिएट भी करा। फिर मैं बात फाइनेंस से जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे। क्या खान पान को या फिर कल्चर को एक दूसरे को अडॉप्ट करा गया तो वो भी कहीं ना कहीं फाइनेंस को, इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के लिए यूजफुल होता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इकोनॉमी एक्चुअली में क्या है? इकोनॉमी है मनी सर्कुलेशन। मनी सर्कुलेशन कब होगा? जब कहीं ना कहीं उसके लिए डिमांड जनरेट होगी। डिमांड भी किसी आर्टिफिशियल, ऐसे किसी बिना प्रोडक्ट के बिना हो ही नहीं सकती। एक एरिया एक ही प्रोडक्ट को यूज कर रहा है तो उसकी अपनी एक लिमिट, अपनी एक रीच है। जब कोई नया आइडिया जनरेट होता है तो लोगों में फिर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। अब आप एक उदाहरण ले लीजिए, मैंने खान पान के ऊपर ही बात करते हैं। साउथ से हमारा डोसा एग्जाम्पल हो, बहुत ही जबरदस्त। आज के समय में अगर ब्रेकफास्ट के तौर पर देखें या मुख्य फूड के तौर पर देखें, लोग खाते हैं हर दूसरे दिन। सबसे पहले डोसा ही बनता था वहाँ साउथ। हम लोगों ने शेयर किया आपस में, शेयर करने के बाद इधर पसंद आया तो यहाँ लोकल पब्लिक में भी उसकी डिमांड क्रिएट होने लगी। लोगों ने फिर खुद के रेस्टोरेंट खोले। अब वहाँ बनाने वाले भी जरूरी नहीं है कि हमारे साउथ से ही साथी लोग आए, खुद बना रहे हैं। तो वो जो फूड एक्सचेंज हुआ, उस नए टाइप के फूड ने वहाँ के लोगों में डिमांड क्रिएट की। तो इससे वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप हुआ है। एक डिमांड हमेशा किसी न किसी नए आइडिया से क्रिएट होती है, उससे पब्लिक के अंदर और मोटिवेशन आता है, क्रेज पैदा होता है। तो ये इकोनॉमिक साइकिल को भी रोल आउट करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो पीएसयू का रहा है। बिल्कुल, ये पीएसयू का वो वाला सफर रहा है। तो इसमें हम एक और खास बात है कि देखिए, कोई भी पॉलिसी, कोई भी नीति नियम या कोई भी समय वो अपने आप में स्टैटिक नहीं रहता, डायनेमिज्म रहता है बहुत ज़्यादा। पीएसयूज के अंदर में भी समय पे, अलग अलग समय पे जब रिक्वायरमेंट हुई, नीतियों का बदलाव हुआ। ये बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारे भारत की इकोनॉमी में भी नीतियों ने बहुत तगड़ा शिफ्ट मारा।
और इसको दो फेज में देखते हैं, 1991 से पहले और 1991 के बाद। आपको पता होगा 1991 में हमारे देश के अंदर एलपीजी की पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमी को मुक्त किया गया। उससे पहले पूरी तरह कंट्रोल में स्टेट के अंदर थी। वहाँ जरूरत महसूस हुई कि अभी समय ऐसा है कि हमें इकोनॉमी को मुक्त करना पड़ेगा, तो बहुत सारे सेक्टर्स को ओपन किया गया, पब्लिक में उसके हिसाब से कॉम्पिटिटिवनेस पैदा हुई। तो समय के हिसाब से जो चीज़ जरूरी है वो अडेप्ट करते ही रहना चाहिए। बस इंपॉर्टेंट बात वही है कि जो बेसिक कंसेप्ट है, जो उसकी एक कोर लाइन है, जो अल्टीमेट पर्पज है, जैसे हमने बताया कि हमारे राष्ट्र का अल्टीमेट पर्पज है सभी का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तौर से विकास हो, वो इंटैक्ट रहे। बस बाकी तो समय के साथ सारी चीजें अपने आप बदलती रहती हैं। मेरा एक सवाल यहाँ पे ये है सर कि शुरुआत में आपने ओएनजीसी का नाम लिया था, जिसको एक कमीशन बताया आपने शुरुआती दौर पे जब इसका जन्म हुआ। ओएनजीसी एक कमीशन था और आज एक पीएसयू है, तो कमीशन और पीएसयू में क्या फ़र्क होता है? कमीशन स्टार्टिंग में जब लॉन्च किया गया, देखिए इनमें दोनों में ऑटोनॉमी का ही एक सिंपल एक बेसिक अंतर है। फुल्ली स्टेट ऑन और धीरे धीरे उसको स्वायत्तता दिए जाना, बस ये एक पड़ाव रहा है पूरा। पीएसयू ही लॉन्च हुआ है, ये कमीशन जहाँ पे पूरी 100% स्टेक होल्डिंग, पूरी 100% स्टेट के पास रहेगी, सरकार स्टेट के पास है। वो सारी नीतियां उनके अपने, देखिए इतने बड़े देश की सरकार चलाना, उसके अपने एक रंग ढंग, एक नियम कानून और फाइलों का मूवमेंट, उन सबका एक अपना तरीका है। और एक कंपनी चलाना, उन दोनों में कहीं ना कहीं बेसिक अंतर तो है। तो धीरे 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 उसको स्वायत्तता दी गई बाय कीपिंग द बेसिक, जो मैंने आपको इंटैक्ट, बेसिक्स को इंटैक्ट रखते हुए, राइट, उसको इंटैक्ट रखते हुए कि राष्ट्र की औद्योगिक विकास में और सामाजिक जो कल्चरल एक्सचेंज में एज ए एंटिटी, एज ए पीएसयू वो अपना काम करता रहे। और समय के साथ जैसे चैलेंजेस आए उसको स्वायत्तता दी गई। आप इसमें भी देख सकते हैं कि नवरत्न कंसेप्ट आया, फिर महारत्न कंसेप्ट आया, और आज कॉर्पोरेशन के तौर पर महारत्न स्टेटस के साथ हमारे माननीय महान कंपनी ओएनजीसी है। तो वो केवल स्वायत्तता और ज़्यादा फ्रीडम और ज़्यादा ऑटोनॉमी देने के लिए, जिससे वो समय के साथ मार्केट के भी अपने नियम बदल रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है, तो उनके साथ साथ इस तरह से डिकंट्रोल किया गया। एक अगला सवाल सर मेरा, जैसे लोग पीएसयूज़ को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, और इन टर्म्स ऑफ सैलरीज बाहर अपन जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है वो भी हमें अच्छी सैलरी देती है, फिर भी लोग पीएसयूज़ को ज्वाइन करना पसंद करते हैं, तो उसके पीछे उनके लिए मोटिवेशन क्या है, क्यों ज्वाइन करते हैं? बहुत ही ज़बरदस्त और जेन्युइन सवाल है, क्योंकि आज के समय में मार्केट धीरे धीरे ओपन हो ही रही है, ये एक सच्चाई है और हमें इसको स्वीकार भी कर लेना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि समय उतार चढ़ाव के साथ आता रहता है और हमें समय की जो गति है उसके ताल के साथ अपनी ताल मिला के चलना है। बस एक ही चीज़ है जो बार बार मैं बोलता हूँ, बेसिक स्पिरिट को इंटैक्ट रखते हुए जो अल्टीमेट पर्पज है। आज के समय बहुत सारे पैकेज हमारे जो यंग साथी आते हैं आईआईटी से, एनआईटी से, अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स हैं या और भी अन्य इंस्टीट्यूट से आते हैं, उनके सामने ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं अच्छे अच्छे पैकेजों के भी। फिर भी पीएसयू ज्वाइन करने के पीछे एक प्रीमियम रहता है कहीं ना कहीं, और लोग बहुत सारे ऐसी जॉब्स को छोड़ के इधर भी आते हैं। तो उसके पीछे मुझे जो लगता है, जो मैं आज महसूस भी करता हूँ, और मुझे भी ऐसा कोई मौका उधर मिलता है और यहाँ ये मिल रहा है, तो मैं बीइंग ए ओएनजीसीएन अपने आप को ज़्यादा प्राउड महसूस करता हूँ। सबसे ज़्यादा मैं इकोनॉमी भी आता हूँ, कहीं ना कहीं पैकेज भी इतना कम नहीं है, बहुत अच्छे एक हेल्दी पैकेज दिए जाते हैं पीएसयूज़ के एम्प्लॉयज़ को उनके जो कंपनी के प्रबंधन द्वारा। बट मैं पैकेज से हटकर थोड़ी बात कर रहा हूँ। जब मैंने शुरुआत में आपको बताया कि स्टेक होल्डिंग माननीय भारत सरकार के पास है, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार का मतलब भारतीय माननीय भारत सरकार पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरे भारत को रिप्रेजेंट करने का मतलब है सारे नागरिकों को, और हम सब नागरिक हैं, और नागरिक होने के नाते एम्प्लॉय बन जाते हैं। स्टेक होल्डिंग माननीय भारत सरकार के पास है, तो कहीं ना कहीं सेंस ऑफ ऑनरशिप फीलिंग होती है कि हम भी एक ऑनरशिप का पार्ट हैं, वी आर स्टेक होल्डर एज वेल। काम करते हैं, हमें खुद का एक अपनी कंपनी का खुद का वो एहसास होता है। उस एहसास को किसी भी पैसे में नहीं तोला जा सकता। दूसरी बात है, राष्ट्र जुड़ी हुई, राष्ट्र के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं, राष्ट्र की गति देने में सहयोग कर रहे हैं, तो वो जो एक नेशनल प्राइड वाली बात है। सेकंड मुझे लगता है कि वो एक बड़ा एक चार्म रहता है, मुझे तो मैं फील करता हूँ ये बात, तो एक वो बड़ा चार्म है, एक बड़ा अट्रैक्शन है, और उसको किसी भी पैसे में तोला नहीं जा सकता। वो गरिमा, वो एहसास, वो फीलिंग, वो स्टेक होल्डिंग का जो एक एहसास है,
ये सब मुझे लगता है ये कारण है। और मैं सभी साथियों को अपील भी करूँगा कि आप अपने अपने टैलेंट्स को लेकर बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। समय के साथ में आप सभी ऊर्जावान साथियों की ज़रूरत है, तकनीकों की ज़रूरत है, नई एनर्जी, नए विचार की ज़रूरत है। और नो डाउट बहुत बड़े स्तर पर हमारे जितने भी देश के PSUs जो आज बहुत सारे प्रॉफिट ओरिएंटेड जो हैं, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं और साथ साथ सोशली डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। सोशल डेवलपमेंट के नाते तुरंत मेरे एक बात ध्यान आ गई, मैं बताना चाहता आपको कि PSU का एक और डायरेक्ट बेनिफिट जो पब्लिक सेक्टर के माध्यम से मैं खुद देख भी रहा हूँ और माननीय भारत सरकार की पॉलिसी के माध्यम से दिया जाता है, वो CSR पॉलिसी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके माध्यम से अपने प्रॉफिट का एक अच्छा खासा हिस्सा हम आसपास के क्षेत्रों में जो भी नीडी पीपल्स हैं, जहाँ भी रिक्वायरमेंट हैं, उनके इकोसिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए खर्च करते हैं। डायरेक्टली वो अपने सामने होते हुए देखते हैं उसको, तो एक ज़बरदस्त एहसास होता है कि कहीं ना कहीं इस बड़े एक सराहनीय कार्य का हम हिस्सा बने हैं। तो एक वो भी एक ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है PSUs का। ओके, सो राष्ट्र सेवा में अपने आप का जो जुड़ाव है वो सीधे तौर पर हमें दिखाई देता है। तो ये एक बहुत स्पेशल वजह है, सैलरी से हटके काफ़ी बड़ी वजह है जो हमें मोटिवेट करती है इस संस्था में बने रहने के लिए, और बाकी लोगों को भी मोटिवेट करती है संस्था को जुड़ने के लिए। एक मेरा सवाल पीछे वाले कॉन्टेक्स्ट से अभी वापस से आ रहा है, उस वक्त मैं पूछना भूल गया आपसे। सवाल मेरा सर ये है कि जो ऑब्जेक्टिव तय करे गए थे और स्पेशली सोशियो इकोनॉमिक ग्रूमिंग का एक लक्ष्य हमने तय किया था जब PSUs का कॉन्सेप्ट लाया गया, वर्तमान में हम उस लक्ष्य को हासिल करने के पैमाने पे कहाँ खड़े हैं? देखिए, लक्ष्य को कभी भी एब्सोल्यूट टर्म में हासिल हमने कर लिया ऐसा बोलना ये मेरे हिसाब से बेईमानी है, क्योंकि कोई भी विकास एब्सोल्यूट होता ही नहीं। ये एक रिलेटिव टर्म्स है और वो कितना हासिल हमने किया, कहाँ खड़े हैं, ये सवाल आपका बड़ा वाजिब है। 1950 में मैंने आपको बताया, 1947 में कि जब भारत आज़ाद हुआ, एक देश हमको मिला, आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन में बताया बड़ी कमज़ोर आर्थिक स्थिति में था, हम अपना उत्पादन नहीं कर पा रहे थे, छोटी छोटी चीज़ों का भी नहीं था। आज देख सकते हैं कि चारों तरफ और पब्लिक सेक्टर के माध्यम से भी कितना सारा इकोनॉमिकली इंडस्ट्रियल सेटअप हुआ, बड़े बड़े इक्विपमेंट हमने खुद अपने हाथों से बनाए। भेल का उदाहरण लें, मैं गिनाऊं, सेल वेल इतने सारे हैं, सभी के माध्यम से आप देख सकते हैं। और जिसी ने ऊर्जा की जरूरतों को पूरा किया, तो ये डायरेक्टली राष्ट्र को उन्होंने सपोर्ट किया। और सामाजिक पहलू मैंने आपको बताया कि लोग लाखों की संख्या में लोगों ने ज्वाइन किया, तो लाखों परिवार डेवलप हुए। लाखों परिवार जो डेवलप हुए वो समाज को कितना रिप्रेजेंट कर रहे थे, करोड़ों में जाएंगे, करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है। और उसके बाद जब उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई है, PSU की जो टाउनशिप के कंसेप्ट में जब देखते हैं कि बच्चों को बहुत ही अच्छा माहौल मिलता है, उनके सर्वांगीण विकास के लिए माहौल मिलता है, तो उस माहौल को लेते हुए जो नेक्स्ट जनरेशन डेवलप हो रही है बेहद स्मार्ट। और अपनी, मुझे आज भी आप भी देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश की गति में। बहुत सारे लोग यहाँ से करके अपनी खुद के सेटअप भी बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मुक्त इकोनॉमी भी बहुत सारे हमारे अपने ही नेक्स्ट जनरेशन के ONGC के जो यूथ्स हैं वो खुद के अपने आइडियाज पे खुद के उत्पादन, खुद की सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं, ओपन मार्केट में, मुक्त इकोनॉमी में दे रहे हैं। तो बहुत जबरदस्त हम लोगों ने ग्रोथ की है। और अब हम आगे क्या सर? आगे का वे आउट के लिए मैं ऑलवेज वही बात बोलता हूँ कि कभी भी किसी भी चीज़ को एब्सोल्यूट नहीं बोलना चाहिए। आगे भी चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन आयाम भी बहुत है। हमें बस समय की जरूरतों को महसूस करते हुए जरूरी तकनीकी जो पहलू हैं, टेक्निकल एडवांसमेंट, उनको लेते हुए, सारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखते हुए और राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करते हुए अपनी वही सामाजिक आर्थिक डेवलपमेंट की उस बेसिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हुए बहुत जबरदस्त ऊंचाइयां छूने का हमारे पास में मौका है। और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपनी पहचान, भारत की पहचान को ऊंचा कर सकते हैं। बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल है, आगे फ्यूचर बहुत बड़ा है, बहुत ब्राइट भी है। तो साथियों, ये थे आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बहुआयामी प्रतिभा के धनी और हमारे काफ़ी आदरणीय श्री विपिन कुमार भारती सर, जिन्होंने अपने पूरे ज्ञान का पिटारा हमारे साथ साझा किया। सर थैंक यू सो मच, हमारे तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपने अपना ज्ञान हमारे साथ साझा करा। थैंक यू सो मच। मैं आपको भी और मेरे सभी हमारे व्यूअर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।
और ये जो फिर दोबारा मैं आखिर में दो बातें कह के मैं अपनी बात को वाणी को भी विराम दूंगा कि ये सारा का सारा जो पर्पज है, मकसद है, एक संवाद स्थापित करना है। दुनिया में सबसे बड़ा हथियार है संवाद, कम्युनिकेशन, शेयरिंग ऑफ नॉलेज। जितना ज़्यादा हम अपने आइडियाज़ को, अपने नॉलेज को, अपने विचारों को शेयर करेंगे, उतना ही हमारे वैचारिक स्तर पर हम एक दूसरे जुड़ते चले जाएंगे। और ये केवल पहली शुरुआत है। मैं हूँ भारत का जो ये एपिसोड जो सोचा गया है, इस कड़ी में हम बहुत सारे ऐसे मुद्दों की चर्चा करेंगे जो हमें एक राष्ट्र के तौर पर और मजबूत करेंगे, समाज के तौर पर और एक कंपनी के तौर पर जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन मुद्दों पर भी हम जरूर बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।